Welcome all of you to our channel Lab Tech Guru. If you are new viewers on our channel, then you must share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. क्वेश्चन नंबर 31। देखिए पिछले वीडियो में हमने 30 तक क्वेश्चन कर रखा है, तो अब यहाँ से हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 हम देख लेते हैं। फ्लोइंग एंजाइम्स रिक्वायर पायरिडॉक्सिन एज कोफैक्टर। तो इसमें से आपको जो एंजाइम दिया गया है, इनमें से कौन सा एंजाइम्स है जिसको पैरिडॉक्सिन एज ए कोफैक्टर जरूरत पड़ती है? आपके ऑप्शन है ALT, सेकेंड ऑप्शन इज ALP, थर्ड ऑप्शन इज CKMB एंड द लास्ट ऑप्शन इज LDH। इसका राइट आंसर है ALT यानी एलेनिन ट्रांसएमाइनेज। यानी एलेनिन ट्रांसएमाइनेज जो है ये मोस्टली कहाँ पाया जाता है? तो लीवर में। ठीक है, ऐसे ये लीवर और हार्ट सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। और ALT टेस्ट मेनली हम लोग लीवर के फंक्शन को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग ALT टेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका यदि दूसरा भी नाम यदि हम लोग को पता हो जाना चाहिए कि SGPT, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमाइनेज, ये दूसरा नाम इसका है। ठीक है, कई बार आपको ALT की जगह पे ये नाम SGPT हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। फ्लोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग प्राइमरी डेंगू इन्फेक्शन। तो प्राइमरी डेंगू इन्फेक्शन के रिगार्डिंग में कौन सा यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है वो सही होगा? आपके यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन काफ़ी बड़ा है तो उसे पढ़ पाने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। आप लोग पॉज करके इस क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन हैं उन सबको बारीकी से आप लोग पढ़ोगे। इसका राइट आंसर है IgM अपेयर्स बिफोर अपेयरिंग ऑफ IgG इन द सीरम। यानी IgM जो है सबसे पहले अपेयर्स हो जाता है IgG के अपेयर्स होने से पहले। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी डेंगू इन्फेक्शन में सबसे पहले कौन अपेयर होता है? तो IgM, उसके बाद IgG। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। फ्लोइंग टेस्ट इज यूटिलाइज टू आइडेंटिफाई कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके टेस्ट दिए गए हैं, तो उसमें से पूछा जा रहा है जो है मेनली कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी के लिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? तो यहाँ पे कांस प्रिसिपिटेशन टेस्ट, नेगलर्स रिएक्शंस, एलेक्स जेल प्रिसिपिटेशन टेस्ट, वेल फेलिक्स टेस्ट रिएक्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा एलेक्स जेल प्रिसिपिटेशन टेस्ट। यानी मेनली हम लोग कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी के लिए एलेक्स जेल प्रिसिपिटेशन टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब यदि हम लोग बारी बारी से हर एक टेस्ट के बारे में देख लें तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कांस जो टेस्ट है हमारा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो मेनली होता है ये टेस्ट सिफिलिस के लिए हम लोग करते हैं। दूसरा जो है नेगलर्स रिएक्शन जो है, नेगलर्स रिएक्शन जो होता है क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजिस, ये इसके लिए हम लोग यदि बात कर लेते हैं वेल फेलिक्स टेस्ट के बारे में। तो वेल फेलिक्स जो टेस्ट होता है वो इसका इस्तेमाल जो होता है एक एग्लूटिनेशन टेस्ट है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं रिकेट्सियल इन्फेक्शन को डायग्नोज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो टिंडलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट या स्टेम। तो ये टिंडलाइजेशन जो होता है तो इसमें आपको बताना है कि टेम्परेचर कितना होता है। एक स्टलाइजेशन मेथड है, काफ़ी मतलब आप बोल सकते हो ये 19th सेंचुरी में इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता था स्टलाइज करने के लिए ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे इसका जो टिंडलाइजेशन जो होता है इसमें मोस्टली फूड को स्टोरेज करने के लिए उसको स्टलाइज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं इसका जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए। आपके ऑप्शन दिए गए हैं बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस, above 100 डिग्री सेल्सियस अंडर प्रेशर एंड द लास्ट ऑप्शन इज above 100 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा एट 100 डिग्री सेल्सियस। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे टिंडलाइजेशन को परफॉर्म किया जाता है इस प्रोसेस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। IP स्टैंड फॉर, जो IP है वो उसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल, सेकेंड ऑप्शन इज इंटरनेट प्रोग्राम, थर्ड ऑप्शन इज इंटरफेस प्रोग्राम, फोर्थ ऑप्शन इज इंटरफेस प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। तो रेटिकुलोसाइट आर डिक्रीज इन विच ऑफ द फ्लोइंग एनीमिया। रेटिकुलोसाइट जो है वो काउंट डिक्रीज हो जाता है तो किस टाइप के एनीमिया में? आपके ऑप्शन है यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया, अल्फा थैलेसीमिया, पायरुवेट काइनेज डिफिशियंसी,
एप्लास्टिक एनीमिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया के कंडीशन में क्या होता है कि जो रेटिकुलोसाइट्स होता है वो डिक्रीज हो जाता है। यदि हम लोग सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात करें तो सिकल सेल में क्या होता है, जो शेप होता है रेड ब्लड सेल्स का, वो शेप जो होता है या तो सिकल्स हो जाता है या तो क्रिस्टलाइन मून के तरह उसका शेप हो जाता है, क्रिसेंट मून के शेप में वो आ जाता है रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो आगे यदि हम लोग अल्फा थैलेसीमिया के बारे में बात करें तो ये एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें कि जो हेमोग्लोबिन होता है उसका प्रोडक्शन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। और पायरुवेट काइनेज जो है, पायरुवेट काइनेज के बारे में बात कर लें, काइनेज डेफिशिएंसी जो है वो एंजाइम्स जो है वो इन्वॉल्व होता है ग्लाइकोलाइसिस होता है उसमें, ये लास्ट स्टेप में ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 और 38 ये दोनों न्यूमेरिकल्स है। तो 38 जो हमारा है उसमें आपको नंबर्स दिया गया है। द नंबर्स आर टेकन फ्रॉम द नंबर्स ऑफ द पीपल्स दैट अटेंडेड अ पार्टिकुलर चर्च एवरी फ्राइडे फॉर 7 वीक्स। मतलब प्रत्येक फ्राइडे में जो है मतलब 7 वीक्स के लिए यहाँ इतने इतने सारे नंबर्स दिए गए हैं आपको, कितने कितने पीपल्स अटेंड कर रहे हैं। तो इस पर मीन निकालना है। तो मीन काफ़ी आसान सा होगा, आपको पूरे सम टोटल करके फिर डिवाइड दे देना है टोटल से। तो इसका कितना दिया हुआ है इसका आप कैलकुलेट करोगे, मीन निकालना काफ़ी आसान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप भी कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 38 ये भी एक स्टैटिक्स से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है आउट ऑफ 100 21 स्टूडेंट्स का यहाँ पे फाइनल एग्जामिनेशन का यहाँ पे रिजल्ट है 90, 95, 95 ये ऐसा दिया गया है। तो मोड आपको बताना है, डाटा का मोड क्या होगा। तो मोड मीन, जब आपने स्टैटिक्स पढ़ा होगा तो मीन मीडियन मोड ये सारा निकालने के लिए बताया जाता है। तो इस सवाल को भी आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो इसके लिए आप बहुत सारे बुक्स आते हैं, आप यदि नहीं तो बेसिक जो हमारा 10th का बुक होता है आप उसे भी देख सकते हो, कैसे हम डाटा दिया रहता है तो कैसे हम उसका मोड निकालते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट काइंड ऑफ ट्यूमर हैज़ लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल्स एंड अ गुड आउटकम। तो यहाँ पे बता रहा है कौन सा टाइप का ट्यूमर जो है उसका लिमिटेड ग्रोथ होता है। तो मैलिग्नेंट तो पता ही है, मैलिग्नेंट में क्या होता है ग्रोथ बहुत रैपिडली ग्रो करता है, जो सेल्स जो भी इन्फेक्शन होता है, जो ट्यूमर होता है बहुत ग्रो करता है और दूसरा टिश्यू जो होता है उसको भी इन्फेक्ट करता है। एक बिनाइन जो हमारा है, तो बिनाइन वाले में क्या होता है यहाँ पे लंफ का फॉर्मेशन भी होगा यानी ट्यूमर होगा, लेकिन वो दूसरे टिश्यू को इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसका बिनाइन इसका आंसर हो जाएगा, लिमिटेड ग्रोथ होता है इसमें। ठीक है, ये भी एक ट्यूमर है। क्वेश्चन नंबर 40, बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ स्टेट्स एज, जो बियर और लैम्बर्ट्स लॉ है वो क्या बोलता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। एब्जॉर्बेंस इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनालाइट, यानी जो एब्जॉर्बेंस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, कॉन्सेंट्रेशन, जो एनालाइट का कॉन्सेंट्रेशन होता है उसका प्रोपोर्शनल होता है। तो ये तो आपने पढ़ा होगा जब बियर्स और लैम्बर्ट्स लॉ पढ़ा होगा, क्योंकि इसी के ऊपर जो हमारा क्लोरीमीटर होता है वो वर्क करता है, या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वो वर्क करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी इज़ नॉट सीन इन, तो जो हर्ड इम्यूनिटी है वो किस में नहीं दिखता है। सबसे पहले हम लोग हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो इम्यूनिटी होता है एक समझ सकते हैं कि जैसे कोई इम्यूनिटी जो हमारा है किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के प्रति जो है वो, यदि हमारा इम्यूनिटी जो है बहुत अच्छा है तो उसमें क्या होगा कि कोई जो डिजीज़ होगा वो हमारे ऊपर अफेक्ट या अटैक हमारे ऊपर नहीं कर सकता है वो डिजीज़। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि किसमें सिन नहीं होता है, हेड इम्यूनिटी जो होता है किसमें सिन नहीं होता है। तो टेटनस में जो होता है वो सिन नहीं होता है, बाद बाकी में हेड इम्यूनिटी जो होता है वो दिखता है। यानी एक बार ये डिजीज हो जाता है तो हमारा इम्यूनिटी जो होता है उस बीमारी से लड़ने के लिए फिर नेक्स्ट टाइम से रेडी रहता है। ठीक है, तो टेटनस में ऐसा नहीं दिखता है, हेड इम्यूनिटी जो होगा वो नहीं दिखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 देख लेते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स द कन्वर्सन ऑफ, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है इसका क्या कन्वर्सन, किसमें किसका कन्वर्सन होता है। तो जैसे ग्लाइकोलाइसिस होता है तो वहाँ पे ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, तो यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस है तो यहाँ पे उसका जस्ट उल्टा होगा, पायरुवेट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो पायरुवेट से ग्लूकोज,
यानी कन्वर्सन किसका होगा, तो पायरुवेट से ग्लूकोज का कन्वर्सन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ NaBl, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता रहता है। तो NaBl का फुल फॉर्म आपको पूछा जा रहा है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एक्रीडिटेशंस बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। ठीक है, तो आपको ख्याल रखना है, फुल फॉर्म बिल्कुल याद रखना है कि नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशंस लेबोरेटरी, ये इसका फुल फॉर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। मलेरियल पैरासाइट्स कैन बी कल्चर्ड इन, जो मलेरियल पैरासाइट्स होता है उसको हम लोग कल्चर्ड करते हैं, किसमें कल्चर करते हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे मीडियम दिए गए हैं, तो उसमें हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा दिया हुआ ब्लड अगार RPMI 1640 हेला सेल कल्चर एंड द NNN मीडियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड RPMI 1640। ये जो है यानी इसका मेनली हम लोग इस्तेमाल करते हैं मलेरिया पैरासाइट्स को कल्चर करने के लिए। ये जो हमारे बता सकते हैं इसको कि ये डेवलप किया जाता है लॉन्ग टर्म्स कल्चर करने के लिए ब्लड सेल्स को। ठीक है, RPMI मीडियम। और बाद बाकी जो तो आपके यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं, ब्लड अगार एक बोल सकते हैं आप, ब्लड अगार एक इनरिच्ड मीडियम है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे हम लोग कल्चर करने के लिए इसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ बहुत सारे मीडियम दिए हुए हैं। चलिए अब बारी बारी से सारे मीडियम को एक बार देख लेते हैं। के बारे में बात किया जाता है, इसको किसमें ग्रो, इसको इसमें जो है कुछ स्पेसिफिक जो बैक्टीरिया जैसे हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, नाइजीरिया स्पीसीज, इन सब को ग्रो करवाने के लिए जो अदर मीडियम पे इजीली ग्रो नहीं कर पाते हैं, डिफ़िकल्ट होता है उनको मीडियम में ग्रो करवाना, तो ये ब्लड अगार जो मीडियम होता है इस पे ये इजीली ग्रो करते हैं। और यदि हम लोग बात कर लेते हैं हेला सेल कल्चर के बारे में, तो यहाँ पे जो ये हेला जो है सेल एक कैंसरस सेल्स है और ये किसी भी कल्चर पे बहुत रैपिडली ग्रो करता है, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। ट्रिपल एंड मीडियम जो है आपका, ये इसको ट्विन पैक भी बोलते हैं। तो ये जो मीडियम होता है इसका इस्तेमाल करते हैं लिस्मानिया और ट्रिप्नोसोम्स, तो इसको कल्टिवेट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं इस मीडियम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। A 5-year-old child was brought to pediatric outpatients department which complained of the severe itching over the पेरेनियल रीजन ड्यूरिंग द नाइट टाइम। नाइट टाइम में ऐसा मतलब शिकायत है कि पेरेनियल रीजन में वो उनको मतलब इचिंग हो रहा है। तो देयर वेयर नो कंप्लेंट्स ऑफ डायरिया, फिजिकल एग्जामिनेशंस रिवेल्ड रेडनेस ओवर द पेरेनियल रीजन, द मोस्ट स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द क्लिनिकल कंडीशन इज। तो इस क्लिनिकल कंडीशन में कौन सा मतलब टेस्ट सफिशिएंट होगा, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये पूछा जा रहा है। तो जब पेरेनियल रीजन है तो उससे रिलेटेड कोई आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे आंसर है पेरेनियल रीजन से हम लोग स्किन से स्वैब लेंगे और पैरासाइटिक एग डिटेक्शन टेस्ट हम लोग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो यानी ऑप्शन थर्ड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेरेनियल स्किन स्वैब फॉर पैरासाइटिक एग्स डिटेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। A 35 years old female has presented to the OPD with a history of mild abdominal pain and the symptoms of anemia. The physician suspects is to be the parasitic infection. Which of the following class of antibody would be most likely to rise in the patient serum? तो इस कंडीशन में सीरम में कौन सा एंटीबॉडी जो होगा वो बढ़ जाएगा, उसकी काउंटिंग बढ़ जाएगी। तो जब हमें पता है कि एलर्जी कंडीशन होता है तो IgE ज़्यादा सेक्रेट होता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है IgE जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर 4 है IgE, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। जनरली ग्लाइकोजूरिया अकर्स व्हेन ब्लड शुगर लेवल इज अबव। तो ग्लाइकोजूरिया जो होता है वो कब दिखाई मतलब बोल सकते हैं ये ग्लाइकोजूरिया जनरली किस कंडीशन में होगा, यानी ब्लड शुगर लेवल जो होगा वो कितना होगा। आपके ऑप्शन है 100 mg%, यानी इससे अबव की बारे में बात हो रहा है, 50 mg%, अबव 50 mg%, या अबव 180 mg%, या लास्ट ऑप्शन है 125 mg%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 mg%। यदि इतना होगा तो वो जनरली क्या होगा, ग्लाइकोजूरिया जो होगा
इस कंडीशन में यानी 180% से यदि ज़्यादा होता है तो ग्लाइकोजूरिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। मार्फोलॉजिकली डायग्नोस्टिक्स फीचर्स ऑफ कैंसरस सेल इज, जो कैंसरस सेल्स होता है उसका यदि मार्फोलॉजिकली डायग्नोस्टिक फीचर्स देखें तो उसमें हो जाएगा इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी, ये मतलब बहुत कंटिन्यू डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत तेजी से डिवाइड होता है, तो इसका राइट आंसर माइटोटिक एक्टिविटी जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, साइज या साइटोप्लाज्म इंक्रीज होना या लाइसोसोम इंक्रीज होना ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन 4 जो है इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी ये इसका राइट आंसर है। बीटा थैलेसीमिया ट्रेट हैज़, आपके ऑप्शन है यहाँ पे इंक्रीज HbA2, ऑल ऑफ दीज, एनीमिया और मैक्रोसाइट्स। तो बीटा थैलेसीमिया जो होगा स्ट्रेट में क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, यानी HbA2 भी बढ़ जाता है, एनीमिक कंडीशन भी हो जाता है और मैक्रोसाइटोसिस जो होता है वो भी इंक्रीज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इन, इलेक्ट्रॉन को सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन के रूप में कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं, बम्बार्डिंग करवाते हैं इलेक्ट्रॉन से ही। ठीक है, यानी जो ऑब्जेक्ट होता है उसके इमेज को बड़ा देखने के लिए, मैग्नीफाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। तो विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज यूज टू स्क्रीन एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन, एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन को देखने के लिए हम किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे है सैलीज। यहाँ पे जितने मेथड दिए गए हैं वो सारे के सारे हेमोग्लोबिन के एस्टिमेशन के लिए मेथड है, लेकिन एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन के लिए HB क्रोमेटोग्राफी ये जो टेक्निक है इससे हम लोग एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग रेफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ कंप्यूटर जो होगा बहुत बड़ा सा होता है और काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, काफ़ी महंगा ये कंप्यूटर होता है, तो इसमें से कौन से कंप्यूटर को मतलब बहुत महंगा कंप्यूटर है और काफ़ी तेज़ी से वर्क करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, इसका साइंटिफिक रिसर्च के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यदि हम लोग इसका ऐसे जनरली रेट देखें तो 97 मिलियन $US इसका रेट है। ठीक है, काफ़ी महंगा होता है और इसमें बड़े बड़े जो रिसर्च पर्पज़ के लिए साइंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर रोटा वायरल डायरिया, वायरल डायरिया के लिए कौन सा यहाँ पे जो दिए गए हैं आपके बहुत सारे ऑप्शन, उसमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पिक आउट कर लेते हैं जो आंसर दिया हुआ है, देयर इज़ नो प्रिवेंटेबल वैक्सीन अवेलेबल, तो ये गलत बात है। ठीक है, यानी बाद बाकी जो है वो सारा सही है, यानी प्रिवेंटेबल वैक्सीन एक्स का वो आ चुका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज, तो रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो होगा प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सेंट्रीफ्यूज रोटर, यानी किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो सेंट्रीफ्यूज रोटर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। वन ऑफ द फ्लोइंग इज स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक ऑफ लीवर एंजाइम्स, लीवर एंजाइम्स के लिए कौन सा हम लोग टेस्ट करते हैं, तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे क्रेटिनिन काइनेज, एलेनिन एमाइनो ट्रांसफेरेज, थर्ड ऑप्शन इज यूरिया एंड द लास्ट ऑप्शन इज एमाइलेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा एलेनिन एमाइनो ट्रांसफेरेज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। गामा गैंडी बॉडी कंटेन्स हेमोसिट्रीन एंड, तो गामा गैंडी बॉडी जो होता है उसमें हेमोसिट्रीन्स और क्या पाया जाता है, तो ऐसे इसमें जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं सोडियम आयन्स, पोटासियम आयन, मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम आयन। ठीक है, यदि हम लोग गामा गैंडीज बॉडी के बारे में बात करें तो एक छोटा सा स्मॉल येलो ब्राउन या रस्ट कलर्ड का फोकी जो होता है वो पाया जाता है स्प्लीन में। ठीक है, यदि किसी पेशेंट्स को हाइपरटेंशन है तो इस कंडीशन में ये दिखेगा, या सिकल सेल जो डिजीज होता है उसमें भी ये देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। द स्टरलाइजेशन कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर ऑटोक्लेविंग, ऑटोक्लेविंग आपने किया होगा तो आपको ज़रूर पता होगा कि स्टरलाइजेशन कंडीशन क्या चाहिए होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 121 डिग्री सेल्सियस 450 LBS प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर कितना, वो टेम्परेचर तो हमने बता दिया 121 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 15 LBS और जो टाइमिंग होगी वो 20 मिनट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58।
58 नंबर क्वेश्चन में है क्रिस्टल वायलेट ब्लड अगार इज इनहिबिटरी फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग बैक्टीरिया। तो यानी आपको बताना है कि जो क्रिस्टल वायलेट ब्लड अगार होता है वो किस बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, किसके लिए इनहिबिटरी है। तो आपके ऑप्शन स्ट्रिप्टोकोकाई, गोनोकोकाई, न्यूमोकोकाई एंड द लास्ट ऑप्शन इज स्टेफाइलोकोकाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट स्ट्रेप्टोकोकाई। जो स्ट्रेप्टोकोकाई होता है उसके ग्रोथ को इनहिबिट करता है, यानी ये जो मीडियम है ब्लड अगार मीडियम, जो क्रिस्टल वायलेट ब्लड अगार मीडियम है वो इनहिबिट करता है स्ट्रेप्टोकोकाई को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। रिएजेंट फॉर फ्लोइंग टेस्ट आर नॉट अल्कलाइन, यानी इसमें से जो टेस्ट होगा उसमें जो रिएजेंट होता है वो अल्कलाइन नहीं होता है। तो एल्ब्यूमिन बाय बीसीजी डाई बाइंडिंग मेथड, ये जो हमारा जो टेस्ट होता है इसमें जो रिएजेंट है वो हमारा अल्कलाइन रिएजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्ब्यूमिन बाय बीसीजी डाई बाइंडिंग मेथड। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, हु इज़ द फाउंडर ऑफ एप्पल कंप्यूटर। एप्पल कंप्यूटर का फाउंडर कौन है। तो आपके ऑप्शन ये है बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, स्टीफन लिंडसे एंड द लास्ट ऑप्शन इज जॉन्स मैकार्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स आपने बहुत बार नाम भी सुना होगा, तो स्टीव जॉब्स जो हैं वो एप्पल कंप्यूटर के फाउंडर हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियोज में हम और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे। अभी जो आपके एग्जाम होने वाले हैं एम्स के, तो उसके लिए आप ये सारे क्वेश्चन को देख के ज़रूर जाएंगे, और भी इस टाइप की जो भी क्वेश्चन आपको मिल पाते हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करके जाओ, ताकि वहाँ पे आपकी जो एग्ज़ाम हो वो अच्छे से दे पाओ आप। ठीक है, और आपका सिलेक्शन जो है वो भी श्योर हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।